एक बार बता दीजिए, मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है और आवाज आ रही है सही से? यस मैम। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, 1 मिनट रुकिएगा बस। हाँ जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, कि सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है? ऑप्शन ए, सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस रिजल्टिंग इन अ नोवेल पैटर्न। Option B, it includes all activities which leave permanent effect on the individual. Option C, in its simplest form, learning means acquisition, retention and modification of experience. या फिर option D, all of these. ऑल ऑफ दिस का मतलब मैम क्या होता है कि कोई नहीं या सभी? नहीं नहीं, all of these का मतलब होगा जो सभी। मैम डी। इसमें सभी डी ही है मैम। सभी होना चाहिए वैसे, क्योंकि सभी पॉजिटिव है। ठीक, सभी को डी लग रहा है, किसको कोई और तो नहीं करेक्ट लग रहा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही है, ऑल ऑफ दीज। इसमें पूछा गया था कि सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है। तो पहला था हमारा पुराने और नए अनुभवों का संश्लेषण और संगठन, जिसके परिणाम स्वरूप एक नवीन पैटर्न बनता है। तो ये होता है कि जो हमारा पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं, नए एक्सपीरियंस होते हैं, उनका संगठन होता है इसमें, जिसके परिणाम स्वरूप हम एक नया पैटर्न बनाते हैं। ठीक, उसके बाद था, इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल है जो व्यक्ति पर स्थायी प्रभाव छोड़ती है। तो ये भी होता है हमारा लर्निंग में। अपने सरलतम रूप में सीखने का अर्थ है अनुभव का अधिग्रहण, प्रतिधारण और संशोधन। तो हाँ जी, सरलतम रूप में सीखने का यही अर्थ होता है। तो ये वाला क्लियर हो गया होगा, ये इजी था। आगे बढ़ते हैं। A newcomer teacher who is maltreated in his class will deal with the students by, मतलब कि एक नव आगंतुक शिक्षक जिसके साथ उसकी कक्षा में दुर्व्यवहार किया जाता है, वह छात्रों से कैसा व्यवहार करेगा? ठीक, पहला है अप्लाइंग पनिटिव मेजर, ऑप्शन बी इम्प्रूविंग हिज क्वालिटीज एंड एक्सप्रेसिंग इट बिफोर देम इन अ गुड वे, ऑप्शन सी चेंजिंग हिज क्लास आफ्टर कंसल्टेशन, या फिर ऑप्शन डी गिविंग देम अ थ्रेट ऑफ एक्सपल्शन। क्वेश्चन बी मैम। बी। मैम फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, जैसे क्योंकि नेगेटिव चीज है ये, तो हम डिलीट करेंगे। ठीक है, और डी सभी को को भी बी डिलीट लग रहा है। करेंगे, डी को भी डिलीट करेंगे मैम। हाँ। हाँ जी, तो देखो इसमें क्या था कि अगर कोई नया टीचर है, मान लो कोई नया टीचर आता है, चलो आपका उदाहरण ले लेते हैं कि आपकी क्लास में कोई नए टीचर आते हैं। ठीक, अगर कोई छात्र उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उस समय उस टीचर को क्या करना चाहिए, ये पूछा है इसमें। तो जो हमारा पहला है कि दंडात्मक उपाय लागू करना। अगर देखो इस चीज का ध्यान रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर उसमें नेगेटिव ऑप्शन आ रहा है ना, कोई जिसका नकारात्मक लगता है, तो वो कभी भी सही नहीं होगा। तो पहला हमारा नहीं करेक्ट होगा कि हमें ऐसा नहीं करना। जो फोर्थ है वो भी ऐसा ही है कि उन्हें निष्कासन की धमकी देना, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो बच के हमारी दो ऑप्शन बी और सी। सी है इसमें चेंजिंग हिज क्लास आफ्टर कंसल्टेशन, के परामर्श के बाद उसकी कक्षा बदलना। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि वो अगर चेंज कर देंगे फिर ऐसा नहीं होगा, उनको खुद में सुधार करना पड़ेगा। तो इसका बी करेक्ट है कि अपने गुणों को सुधारना और उसे अच्छे तरीके से उनके सामने अभिव्यक्त करना। तो इसका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अ टीचर कैन एस्टेब्लिश अ रेपो विद हिज प्यूपल बाय, कि एक शिक्षक अपने शिष्य के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, कि एक शिक्षक को अपने शिष्य के साथ रेपो कैसे मेंटेन करनी है। ठीक है, बिकमिंग अ फिगर ऑफ अथॉरिटी, impressing them with knowledge and skill, placing the role of a guide with desire to help them, becoming a friend to the pupils। पढ़ लीजिए ध्यान से फिर बताना। बी मैम। सी होगा मैम, सी। हाँ सी होगा मैम। सी ठीक मैम। है, ठीक है, किसी को कोई और ऑप्शन सही लग रहा है सी के अलावा? बी मैम। ठीक है, मैम बी बी लग रहा है। लग रहा है। ठीक है। ठीक है, बी और सी सही लग रहे हैं। तो हाँ जी, तो इसमें क्या पूछा था कि एक शिष्य को अपने शिष्य के साथ रेपो मेंटेन करनी है, तो उसके लिए उसको क्या करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। इसमें बोला है बिकमिंग अ फिगर ऑफ अथॉरिटी, मतलब प्राधिकार का प्रतीक बनना। ठीक है, तो ये तो नहीं करेक्ट होगा इसमें। फिर फोर्थ देखते हैं, बिकमिंग अ फ्रेंड टू द पीपल, मतलब विद्यार्थियों का मित्र बनना। तो इससे भी रेपो मेंटेन नहीं होती है। दो वैसे ही हो गए, आपको बी और सी लग रहे हैं। तो सबसे पहले सी देखते हैं, प्लेइंग द रोल ऑफ अ गाइड विद डिजायर टू हेल्प देम, कि उनकी मदद करने की इच्छा के साथ एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाना। ये हमें कुछ कुछ सही लग रहा है। फिर ऑप्शन बी है इम्प्रेसिंग देम विद नॉलेज एंड स्किल, मतलब उन्हें ज्ञान और कौशल से प्रभावित करना। देखो ये दोनों ही हमें सही लग रहे हैं, तो कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ज्यादा कह सकते हैं कि बिल्कुल सटीक हमें ये लग रहा है कि जो हमारा टीचर होगा उनको बिल्कुल एक उनके मार्गदर्शन की भूमिका निभानी है, और उनकी हेल्प की, मतलब उनकी मदद की इच्छा होनी चाहिए उनमें। ठीक, ये भी अच्छा लग रहा था ऑप्शन बी हमें, कि उनको अपने ज्ञान और कौशल से प्रभावित करना। लेकिन उस इस वजह से बच्चे उनसे इम्प्रेस हो सकते हैं कि उनका जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा है, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी है, तो इससे बच्चे इम्प्रेस तो हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बात करें हम के रेपो मेंटेन करने की, तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, फॉर फॉर्मुलेटिंग द करिकुलम विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, के पाठ्यक्रम निर्माण के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। टीचर्स एबिलिटी, चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज एंड नीड्स, नेशनल आइडियोलॉजी, सोशल एंड कल्चरल आइडियल्स। बी होगा मैम, बी। बी। बी के अलावा किसी को कोई ऑप्शन सही लग रहा हो? शिक्षकों की योग्यता मैम, ए। ठीक है, ए और बी, इसके अलावा कोई ऑप्शन सही लग रहा है किसी को, बता दीजिए। ठीक है, देखो इसमें है कि अगर हमें कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, कि अगर हमें बच्चों का करिकुलम बनाना है, तो सबसे इनमें से जो बताए गए हैं हमारे पास चार ऑप्शंस, कि सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है। महत्वपूर्ण थोड़े थोड़े होंगे सभी, लेकिन हमें पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण। ठीक, तो सबसे पहले है हमारा डी ऑप्शन, देखते हैं, सोशल एंड कल्चरल आइडियल्स, मतलब सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदर्श। तो अगर हमें बच्चे का पाठ्यक्रम सेट करना है, तो उसमें इसका थोड़ा बहुत रोल हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं होगा, तो ये हमारा कैंसल हो जाएगा। थर्ड वाला है नेशनल आइडियोलॉजी, यानी राष्ट्रीय विचारधारा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक, अब बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शंस। पहला है टीचर्स एबिलिटी, यानी शिक्षकों की योग्यता। तो ये हो सकता है कि शिक्षक कितने योग्य है उस हिसाब से हमें करिकुलम बनाना है। लेकिन जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि बच्चों की क्षमताओं और आवश्यकताएं। करिकुलम हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, हम टीचर के लिए नहीं बना रहे हैं। टीचर योग्य ही होगा अगर वो कह सकते हैं कि इतना पढ़ाई करके, ट्रेनिंग करके, एग्जाम क्लियर करके आया है, तो वो योग्य होगा। लेकिन हमें बच्चों की क्षमता और आवश्यकताओं को देख के करिकुलम बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। हाँ जी, अगला है हमारा, इन मूक एन इनिशिएटिव अंडर NMEICT प्रोग्राम द फोर्थ क्वाड्रेंट इज रिलेटेड टू, कि जो हमारा मूक था उसमें से जो हमारा उसमें चार क्वाड्रेंट्स हमें बताए थे, तो फोर्थ कौन सा था। ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट, ई ट्यूटोरियल, या फिर वेब रिसोर्सेज। सी नंबर के। कौन सा? हाउस में।
ई ई ट्यूटोरियल है। कंटेंट, ई ट्यूटोरियल, ठीक है। और कोई ऑप्शन लग रहा है किसी को? ठीक है, सभी को इसमें लग रहा है ए और सी। ठीक, देखो हमने उसके 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे मूक के में से, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के। तो इसमें ये भी था, ई कंटेंट भी था, ये ट्यूटोरियल जो आप बोल रहे हो ये भी था, लेकिन हमने फोर्थ पूछा है इसमें। तो हमारा फोर्थ था हमारा इसमें बी, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, तो इसमें सेल्फ असेसमेंट था ना उसमें, कि आत्म मूल्यांकन के लिए अगर बच्चों को उसमें कह सकते हैं कि असाइनमेंट्स की बात की गई थी, और उसमें वो आपस में कह सकते हैं क्या कहा था उन्होंने, कि कम्युनिकेट भी कर सकते थे। जो हमारे साथ वाले थे, हमारा जो पीयर ग्रुप था, उसके साथ भी हम उसमें कम्युनिकेट कर सकते थे। तो जो हमारा फोर्थ था वो हमारा सेल्फ असेसमेंट था। ई कंटेंट भी था उसमें और ई ट्यूटोरियल भी था, लेकिन हमें फोर्थ पूछा गया है, पर्टिकुलर हमें फोर्थ पूछा है, तो इसका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ? वो सेल्फ असेसमेंट तो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है। फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल था, सेकंड ई कंटेंट था, थर्ड सेल्फ असेसमेंट और फोर्थ डिस्कशन। अच्छा, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन जहाँ से लिया है उसमें इसका बी ही आंसर है, सेल्फ असेसमेंट। एक बार इसको मैं चेक कर लूंगी तो कल बताऊंगी आपको, ठीक है? जी मैम, मैंने आपके मतलब हमारे ही नोट्स में देख के बोल रही हूँ तो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको कल क्लियर कर दूंगी 20 वाले क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं अभी, है ना? जी जी। अगला है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की गुणवत्ता का सूचक है? पीरियड ऑफ मेंटेनिंग पीस इन द क्लासरूम, स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस रेज्ड बाय स्टूडेंट इन द क्लासरूम, स्टैंडर्ड ऑफ आंसर्स रिप्लाइड बाय स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, या फिर डी, पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, कि जो हमारा शिक्षण होता है उसकी गुणवत्ता का सूचक इनमें से कौन सा है, ये पूछ रहे हैं इसमें। सी नंबर। डी होगा, डी। मैम डी होना चाहिए। डी और सी लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शन किसी को सही लग रहा हो? नहीं, 2 ही लग रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है कि हमारा जो शिक्षण की गुणवत्ता होती है उसका सूचक क्या है, जो निम्नलिखित ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से उसका सूचक क्या है, हमारी क्वालिटी का, टीचिंग क्वालिटी का। ठीक, तो सबसे पहला है पीरियड ऑफ मेंटेनिंग पीस इन द क्लासरूम, के कक्षा में शांति बनाए रखने की अवधि। तो शांति तो बच्चे डर के मारे भी शांति हो सकती है, कोई खड़ूस टीचर होगा तो बच्चे उससे डरते होंगे तो वो वैसे ही शांत रहेंगे, तो ये तो कहीं नहीं सूचक है कि उसमें टीचिंग अच्छी हो रही है, तो ये तो वैसे हमारा कट हो गया। फिर देखते हैं हमारा डी ऑप्शन। डी है हमारा पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत। तो ये भी कहीं ना कहीं नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि पास तो बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं रट्टा मार के या कैसे भी। तो ये हमारा उतना इफेक्टिव नहीं है, या कह सकते उतना पर्टिकुलर नहीं है, बिल्कुल सटीक आंसर नहीं है, तो डी भी हमारा कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन है स्टैंडर्ड ऑफ आंसर्स रिप्लाइड बाय स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। बी और सी बस एक चीज का इसमें फर्क है, एक में पूछा गया, एक में बोलते हैं कि कक्षा में छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का मानक, और सी में है कि कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मानक। तो देखो, एक होता है अगर कोई हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप उसका मतलब आपका कह सकते हैं स्टैंडर्ड कितना है उसके आंसर का, जो आप आंसर देते हो, वो तो ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं अच्छा सूचक है कि हमारी टीचिंग सही हो रही है, हमारी गुणवत्ता अच्छी है हमारी टीचिंग की। लेकिन अगर आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछोगे, बिल्कुल आपका जो स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चंस का बहुत हाई होगा, तो उससे हमें ज्यादा पता चलेगा कि हमारी जो टीचिंग है वो अच्छी हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, मैम क्लियर हुआ लेकिन सभी इसमें को? तो शिक्षण बोला है ना, यानी टीचिंग की गुणवत्ता, तो टीचिंग में तो टीचर और स्टूडेंट दोनों आ जाएंगे, तो दोनों का क्वालिटी देखने के लिए तो रिजल्ट ही देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे स्टैंडर्ड आंसर रिप्लाइड बाय स्टूडेंट्स, तो फिर टीचर कैसे आ जाएंगे इस शिक्षण में। हमारा बी ऑप्शन है स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस रेज्ड बाय स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, कक्षा में छात्रों द्वारा उठाए गए, छात्र है इसमें, शिक्षक नहीं है इसमें। इसका आंसर बी है। बी है इसका करेक्ट आंसर। ओके। हाँ जी, इसमें टीचर कहीं नहीं है, दोनों में स्टूडेंट ही है, कि एक में स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक में स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, तो इसका बी करेक्ट होगा लेकिन कि जो
क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शिक्षण की गुणवत्ता यानी टीचिंग की गुणवत्ता निकालनी होगी, तो दोनों चाहिए ना, टीचर और स्टूडेंट दोनों मिला के ही और निकलेगी मैम शिक्षण की वैसे तो गुणवत्ता। पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट से ही उनकी गुणवत्ता निकलती है मैम, पता नहीं क्वेश्चन में ये आंसर कैसे दिया हुआ है हाँ इन्होंने। एग्जैक्टली, क्योंकि टीचर ने पढ़ाया और बच्चों ने पढ़ा, ये मिलके ही शिक्षण की गुणवत्ता निकलेगी। नहीं नहीं, इसका करेक्ट बी होगा, क्योंकि देखो, अगर पहला तो होगा कि आप मान लो मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप उसमें क्वेश्चन भी नहीं पूछोगे, बिल्कुल ऐसे पैसिव से रहोगे कि ठीक है नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको उसमें से समझ भी आ रहा है, आपको कुछ कुछ चीजों में डाउट लग रहा है, तो आप उस चीज के लिए क्वेश्चन पूछोगे मुझसे। तो उस चीज का स्टैंडर्ड कितना हाई होगा आपका क्वेश्चन का, वो डिसाइड करेगा कि हमारी टीचिंग क्वालिटी कैसी है। इसलिए इसका बी आंसर दिया गया है। अभी डाउट है किसी को इसमें? ओके। हाँ जी। बाकी ये जो फोर्थ आप बोल रहे हो कि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत, तो इससे भी वो नहीं होता है, क्योंकि क्या पता बच्चों ने चीटिंग करके पास हुए हो, तो उससे तो नहीं पता चलेगा ना हमें कि बच्चे सच में उनका लर्निंग हुई है या नहीं हुई है, या हमारी टीचिंग इफेक्टिव है। क्या पता बच्चों ने चीटिंग की हो, या क्या पता कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस उन्होंने पढ़े हो जो वही एग्जाम्स में आए हो। तो इस पे हम उतना कह सकते हैं, ये उतना सटीक नहीं है जितना हमारा बी है, कि बच्चे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका स्टैंडर्ड कितना है। इसलिए इसका बी बताया गया है। ठीक है। ओके ओके। हाँ जी। अगला है हमारा, ड्यूरिंग टीचिंग अ टीचर स्टेटमेंट्स दैट encourage students to elaborate on an answer either their own or that of others will be called, कि मतलब अगर शिक्षण के दौरान एक शिक्षक के कथन जो छात्रों को अपने स्वयं के या दूसरों के उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, या फिर प्रोबिंग कहेंगे? सी। ठीक है, सी। इसके अलावा? सही लग रहा है मैम। ठीक है, सभी को सी लग रहा है, तो देखते हैं इसको। इसमें बोल रहे हैं कि मान लो हमारी टीचिंग चली हुई है, मान लो कोई क्लास चली हुई है, ठीक है। तो अगर बच्चा कोई आंसर दे रहा है, तो शिक्षक कुछ ऐसा बच्चों को बोले कि जिससे जो भी उन्होंने आंसर दिया है या किसी दूसरे बच्चे ने जो आंसर दिया है उसको थोड़ा वो एक्सप्लेन करे, इलेबोरेट करे और ज्यादा बढ़ाएं। ठीक है, टीचर कह रहे हैं बच्चों को। ठीक। तो इससे क्या दर्शाते हैं, इस चीज से क्या होता है? पहला है हमारा स्ट्रक्चरिंग, कि उसको कह सकते हैं स्ट्रक्चरिंग, इसमें हिंदी में कहा गया है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। फिर है हमारा इंस्ट्रक्शनल वैरायटी की निर्देशात्मक विविधता, तो बी भी हमारा नहीं है। आप लोग कह रहे हो थर्ड, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी सीखने की प्रक्रिया में संलग्नता। देखो, सीखना, सीख कौन रहा है यहाँ पे? छात्र सीख रहे हैं, टीचर नहीं सीख रहे हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षक का कथन है, तो इसका सी आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी है, कि जांच करना। टीचर हमारे जांच कर रहे हैं बच्चों की, कि जो उनका आंसर है, अगर हम उनको ये कह रहे हैं कि आप उस चीज को और इलेबोरेट करो, तो उस चीज से वो ये पता लगा रहे हैं कि उसको इस बारे में और कितना पता है, या और कितनी ज्यादा इस चीज के बारे में उनको जानकारी है। तो इसका डी है। ठीक है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट होता कि स्टूडेंट खुद से इलेबोरेट कर रहे हैं, तो हमारा सी आता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षक के कथन जो छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं, तो वो हमारा प्रोबिंग आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को ये वाला? आवाज आ रही है यस मेरी? मैम। यस मैम। हाँ जी। ठीक है। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। इसको अरेंज करना है आपको। ठीक है। रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, इवेल्युएशन, रीटीचिंग, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स। इसको अरेंज करो आप। डी। ठीक है जी। कोई और? हाँ डी ही होगा मैम। अच्छा, चलो ये बहुत इजी है, तो इसको एक बार देखते हैं हम, कि जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसको क्रम से व्यवस्थित करना है, मतलब उसको एक सीक्वेंस में लगाना है कि पहले क्या होता है, दूसरा तीसरा क्या क्या होता है। तो डी आपने बोला है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन पहले है, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्य तैयार करना। बिल्कुल सही, सबसे पहले यही होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स तैयार करने हैं। तो इसमें अगर आप
बात करो कि कैसे सॉल्व करना है, तो बाकी अगर ऑप्शंस है हमारे ए बी सी, तो इसमें फोर्थ नंबर कहीं भी नहीं आ रहा है, तो ये वैसे ही हमारा क्लियर हो गया कि डी सही है। लेकिन इसको आगे और थोड़ा देख लेते हैं कि इसके बाद अगर मान लो किसी और में भी फोर्थ पहले नंबर पे होता तो कैसे सॉल्व करते। उसके बाद आता है हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन कि रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, के वर्तमान ज्ञान को पिछले से जोड़ना। पहले हमने उद्देश्य तैयार किए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्तमान ज्ञान होगा उसको पिछले ज्ञान से जोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद आएगा हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी हम सामग्री की प्रस्तुति करेंगे, जो हमें पढ़ाना है हम उसको पढ़ाएंगे बच्चों को। ठीक, उसके बाद आएगा हमारा इवेल्युएशन, कि हम मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा रीटीचिंग, यानी पुनः शिक्षण। ये वाला क्लियर सभी को? यस मैम। ठीक है, अगला है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है। इट इंक्रीजेस द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट, इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड्स, इट इवेलुएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। नीचे कोड्स दिए गए हैं, इसमें से सिलेक्ट कीजिए। सही होना चाहिए मैम तो। ठीक है, सी और किसी और को? मैम फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वो वैसे ही नेगेटिव है। सी में तो फर्स्ट है ना? नहीं, ए सॉरी मैम, ए नेगेटिव है ना। हाँ जी, तो आप ऑप्शन सी बोल रहे हो ना, इसमें कोड दिए, कोड देखो आप नीचे, कोड में से बताओ। डी लग रहा है मैम। ठीक है, डी यस लग मैम रहा है। डी। हाँ मैम डी। इसके अलावा तो नहीं लग रहा किसको कोई ऑप्शन सही, डी के अलावा? डी होगा, डी। डी एक में ही है शायद इसमें। ए तो होएगा ही नहीं मैम। हाँ, बी मतलब सी डी होगा, डी बी सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बार। इसमें पूछा गया है कि जो हमारा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है उसकी विशेषताएं क्या है। पहला पॉइंट है हमारा कि यह कई परीक्षण लेकर छात्राओं पर कार्यभार बढ़ाता है। ये नेगेटिव पॉइंट है, इसको वैसे ही कट कर दो। तो एक इसमें किसमें हमारा ऑप्शन ए में है, ये भी हमारा हो गया एलिमिनेट। ऑप्शन सी में है, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास दो बचते हैं, ऑप्शन बी और डी। बी में है बी डी और डी में है बी सी डी। तो इसमें अलग है ऑप्शन सी, तो हम सीधे सी को देखते हैं। ठीक, सी है इट इवेलुएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट, के यह छात्र के हर पहलू का मूल्यांकन करता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। मैम। हाँ जी, आप ऐसा ही कीजिए, अगर आपको ये कोड्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें एलिमिनेट कीजिए। पहला तो एलिमिनेशन से हमने ये वाला किया, लेकिन अगर इसमें ऐसा होता कि पूछा गया होता कि कौन से वाला, मतलब एक ऐसा होता जो आपको पक्का पता होता कि ये है, फिर आप कोड्स में देखते, फिर इस तरह से एलिमिनेट करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, के अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। डायग्नोसिस, निदान, रेमेडी उपाय, डायरेक्शन दिशा, या फिर फीडबैक प्रतिक्रिया। कोड्स दिए गए हैं, इसमें से बताना है आंसर। मैम ए। ऑप्शन होना चाहिए मैम, सारे ही होने चाहिए। एक अच्छी ठीक है, टीचिंग में। ये होगा। सभी को ए लग रहा है? यस हाँ जी, तो हमसे पूछा गया था कि अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले है डायग्नोसिस यानी निदान। तो डायग्नोसिस भी है कि हम बच्चों को डायग्नोस करेंगे कि कहाँ उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, फिर था रेमेडी की उस चीज का हमें उपाय भी करना है कि बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो हमें उस चीज पे ज्यादा काम करना है। ठीक, थर्ड है हमारा डायरेक्शन की दिशा, एक दिशा होनी चाहिए। अच्छी टीचिंग के लिए एक दिशा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं से भी क्या ही पढ़ा रहे हैं नहीं समझ आ रहा है। तो ये चीज होती है कि हमें एक दिशा मिलनी चाहिए, जो टीचिंग होती है अच्छी टीचिंग उसमें दिशा होती है। फीडबैक तो होता ही होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है जिसमें चारों सही है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानित सहायता से संबंधित नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, इपीडियास्कोप, या फिर स्लाइड प्रोजेक्टर।
ब्लैक बोर्ड। हाँ ब्लैक बोर्ड आना चाहिए प्रोजेक्ट बी मैम। सभी को बी लग रहा है? जी मैम, क्योंकि वो ही अलग है। ठीक है, ये बहुत इजी था, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा अलग इससे समझो कि हमसे पूछा गया था जो हमारा प्रोजेक्टेड एड होता है, जो टीचिंग एड्स होते हैं ना, हम अलग अलग टीचिंग एड्स यूज करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री, कि इसमें से कौन सा नहीं है जो प्रोजेक्टेड होता है। तो अगर मान लो आपको जैसे ये तो है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये तो होता है, तो ये तो वैसे ही हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड तो इसमें एक इजी दिया गया है, तो ये आपका करेक्ट हो गया, लेकिन इसके बजाय कोई और ऑप्शन होता और आपको ईपीडिया स्कोप का नहीं पता होता तो थोड़ा वहाँ पे कॉमन सेंस लगानी है। लेकिन यहाँ पे तो बहुत इजी है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड ही एक ऐसा है जो प्रोजेक्टेड नहीं होता है, तो इसका मतलब भी अगर आपको पता नहीं होता तो भी इस पे नहीं जाना था। जिसका हमें पक्का पता है कि ब्लैक बोर्ड है मतलब है, तो ये इसका सही आंसर हमारा बी है। क्लियर हुआ सभी को? मैम ये क्या होता है ईपीडिया स्कोप? ये तो मुझे भी नहीं पता ये क्या होता है, ये सर्च कर लीजिएगा, आप आपको मिल जाएगा फिर, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स के शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है? टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव, टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक, द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक, द स्टूडेंट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज। बताइए, इसको पढ़ लीजिए आराम से फिर बताइए। डी नंबर मैम। ठीक है, डी। इसके अलावा कोई ऑप्शन किसी को लग रहा है? डी लग रहा है मैम। ठीक है, सभी को डी लग रहा है, किसी को कोई और तो नहीं सही लग रहा है? यस मैम, डी। मैम मुझे स्लाइड शो नहीं हो रहा है। किसी को नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है मैम, नेट का प्रॉब्लम। हो रहा है मैम। हो रही है मैम। अच्छा, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, ठीक है। मैम बट तो इस क्वेश्चन को देखते स्लाइड्स हैं तो कि पूरा इसमें क्लियर आ रहा है। आप एक बार रीजॉइन हो जाइए, ठीक है, ओके। फिर शायद हो जाए, ठीक है। हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? तो पहला है हमारा टीचिंग शुड बी फोर्सफुल, इसको आगे पढ़ना ही नहीं है, फोर्सफुल हमारा नेगेटिव शब्द है तो उसको वैसे ही कट कर दो, ठीक है। अगला है टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक, कि शिक्षकों को ऊर्जावान एवं गतिशील होना चाहिए। ऊर्जावान ठीक है, लेकिन गतिशील ये थोड़ा सही नहीं लग रहा कि शिक्षक कैसे, मतलब उस पे कैसे हमारा होगा डायनेमिक अप्रोच, तो ये हमारा वैसे भी कैंसिल हो जाएगा बी। अभी दो बचते हैं, सी है द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक, कि हमारे जो शिक्षण के विषय है वह स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होने चाहिए। तो ऐसा भी कैसे चलेगा कि जो हमारे विषय है वो गतिशील होंगे, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका डी होगा। द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, के विद्यार्थियों को गतिविधियों के माध्यम से सीखना आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी एक्टिविटीज होती है वो डायनामिक होती है, तो इसलिए इसका डी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। जी मैम। हाँ जी, अगला है हमारा माइक्रो टीचिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट टीचर, के विद्यार्थी शिक्षक के लिए सूक्ष्म शिक्षण सर्वाधिक प्रभावशाली है। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग, आफ्टर द प्रैक्टिस टीचिंग, बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। मैम इसमें सी। ये होना एक चाहिए। ए लग रही अभ्यास है। शिक्षण से पहले सी मैम। सी। ठीक है, सी ए लग। और सी लग रहा है। अच्छा, तो बताओ माइक्रो टीचिंग क्या होता है, उसमें जो 6 स्टेप्स थे बताओ कोई। किसी को नहीं याद है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी मैम, माइक्रो टीचिंग is a teacher training technique for learning teaching। मैं क्या बोलूँ ठीक है, इसके इसमें स्टेप्स जो थे। रिफ्लेक्ट, हाँ उसके स्टेप्स। प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक।
हाँ जी, वेरी गुड, ये इसके स्टेप्स थे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो हमारा माइक्रो टीचिंग होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है। तो इसमें पहला है हमारा कि अभ्यास शिक्षण के दौरान, ठीक, कि जो हमारा प्रैक्टिस टीचिंग चला हुआ है उसके दौरान सबसे प्रभावशाली है। ठीक, दूसरा है अभ्यास शिक्षण के बाद, बाद में तो कोई अर्थ नहीं बनता है तो इसको वैसे ही कट कर दो। ठीक, सी है हमारा बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग, के अभ्यास शिक्षण से पहले, जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो उससे पहले। ठीक, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव, तो ये भी नहीं है, तो इसमें से दो में से होगा, ए या सी में से। तो पहला देखते हैं कि अभ्यास शिक्षण के दौरान, कि जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लो कोई टीचर ट्रेनिंग कर रहा है, तो उस टाइम पे अगर उसका क्योंकि ऐसा होता है कि उस टाइम हमें स्कूल्स में जाना होता है, फिर प्रैक्टिस करनी होती है। तो पहला ये बता रहा है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीचिंग प्रैक्टिस, तो उस टाइम हम माइक्रो टीचिंग नहीं करते हैं, हम पहले करते हैं। जो हमारा प्रैक्टिस टीचिंग होता है उससे पहले हम तैयारी के लिए हम माइक्रो टीचिंग करते हैं, इसलिए उसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है, 10 से 15 मिनट का होता है। इसलिए उसमें 6 स्टेप्स है कि पहले हमें प्लानिंग करनी है, फिर पढ़ाना है, फिर हमें फीडबैक मिलेगा, उसके बाद हम रीटीच करेंगे, रीप्लान करेंगे, देन रीफीडबैक हमें मिलेगा। तो इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग, के अभ्यास शिक्षण से पहले ही सबसे प्रभावशाली होती है हमारी माइक्रो टीचिंग। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ attracting students attention in the classroom, minimizing indiscipline problems in the classroom, optimizing learning outcomes of students, effective engagement of students in learning tasks। डी होगा मैम। डी। ठीक है, डी, सभी को डी लग रहा है? डी मैम मैम। सी में भी क्या बुराई है? अच्छा, सी और डी लग रहा है, चलो ठीक है। देखो, हमें पूछा गया है कि जो हमारा शिक्षण सहायता सामग्री होता है वो किसके लिए है, निम्न आधार पर किसके लिए मतलब उचित है वो। ठीक, सबसे पहला है अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, के कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। तो एक हद तक वो हो सकता है, लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शंस को भी देखें तो ये उतना सटीक नहीं लग रहा, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ऑप्शन ए को। बी है हमारा कि कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्याओं को कम करना, तो जिसको अनुशासनहीनता करनी होगी वो टीचिंग एड्स का यूज करते हुए भी करेगा, तो ये हमारा बी भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी में से लग रहा है, तो सी है कि छात्रों के सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना, सही लग रहा है ये भी। डी है हमारा कि सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। दो चीजें हैं, लगभग सेम सेम ही लग रही हैं और दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन कोई एक होगा। तो इसमें देखो, जो सी है उसमें बोलते हैं कि छात्रों के सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना, कि जो भी हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे बच्चे को, उनको ऑप्टिमाइज करना, सही लग रहा है। डी बोलते हैं कि सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी, कि जिस टाइम पे हमारी लर्निंग टीचिंग हो रही है तो बच्चे सीख रहे हैं, उनकी लर्निंग हो रही है, तो उनमें उनकी एंगेजमेंट के लिए है कि उनकी जो भागीदारी है वो कितनी इफेक्टिव है। तो जो हमारा टीचिंग एड्स होता है वो इसी चीज के लिए होता है कि जिस टाइम पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे अगर सीख रहे हैं तो उनमें उनकी, कह सकते हैं कि भागीदारी होनी चाहिए। वो बिल्कुल उसमें ऐसा नहीं है कि टीचिंग एड की वजह से वो उसमें भागीदारी ना करें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम टीचिंग एड इसलिए ही यूज करते हैं ताकि बच्चे पूरी तरह से क्लास में एंगेज हो। तो इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? जी मैम। यस मैम। हाँ जी, इसमें दो एक से लग रहे थे, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन हमें ऐसे ही आएंगे नेट के एग्जाम में तो बिल्कुल जो सटीक होता है वो चूज करना होता है, तो इसका डी था। आगे बढ़ते हैं, असर्शन रीजन वाला है। असर्शन है द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमंग स्टूडेंट्स। रीजन देते हैं, दीज एबिलिटीज एंश्योर जॉब प्लेसमेंट। पढ़ लीजिए फिर बताना इसका आंसर। मैम ए तो ट्रू है ठीक है, सी। सी हो सकता। और बी, सी। मतलब जो आर है वो करेक्ट वो नहीं है। ठीक है, नहीं सभी को आएगा। हाँ जी, बताइए कौन सा लग रहा है आपको? सभी को सी लग रहा है या कोई और ऑप्शन लग सी रहा है, वो चाहिए। बताइए।
ए मेरे को ये लग रहा है। ठीक है, आपको ए लग रहा है। ठीक है, तो ए और सी ए लेते हैं। तो होगा मैम, आर इज नॉट अ करेक्ट। ठीक, तो एक बार देखते हैं। ये कहते हैं असर्शन में कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के बीच आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच क्षमताओं को बढ़ावा देना है। तो जो हमारा हायर एजुकेशन होता है उसमें ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ए तो हमारा सही हो गया। तो ठीक है, तो फोर्थ तो वैसे ही नहीं होगा, है ना। तो अगला है हमारा रीजन, इसके लिए देते हैं कि ये क्षमताएं नौकरी की नियुक्ति सुनिश्चित करती हैं। कि जो हमारी ये बिल्कुल थिंकिंग एबिलिटीज होती है बच्चों की, क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, कि इसकी वजह से बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि नौकरी हमें पक्का मिलेगी। ठीक, ये इसके लिए रीजन दे रहे हैं। तो ये सही नहीं है, इसका रीजन सही नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही है, इसका सी करेक्ट है कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है, बढ़ रही है, या फिर क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ रही है, तो ये इस वजह से है कि रीजन इन्होंने दिया है कि क्योंकि ये क्षमताएं नौकरी की नियुक्ति सुनिश्चित करती है। ऐसा नहीं है, ये इसका रीजन बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। हाँ जी। अगला है हमारा, instructional aids are used by the teacher to glorify the class, attract the students, clarify the concepts, ensure discipline. सी। सी सी होगा। ठीक है, सभी को सी लग रहा है। हाँ जी, यस। चलो। हाँ, इसमें बोला गया है कि शिक्षक द्वारा अनुदेशात्मक सहायता का उपयोग किया जाता है। कि जो भी हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं, जितने भी, या इंस्ट्रक्शनल एड्स कह लो, तो किस लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहला है ग्लोरीफाई द क्लास। ठीक है, तो ये तो ओके। नहीं होगा वैसे। फिर है अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, के छात्रों को आकर्षित करने के लिए। एक टाइम पे अगर सोचा जाए, इसको ऐसे रखे कि ये सही है। ठीक है, तो हम फोर्थ देखते हैं, एंश्योर डिसिप्लिन, के अनुशासन सुनिश्चित करे। तो उससे तो कहीं भी हमारा अनुशासन सही नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हमारा डी भी कैंसल। अब दो बचते हैं, छात्रों को आकर्षित करते हैं या फिर अवधारणाओं को स्पष्ट करते क्लैरिफाई हैं। द कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही है। हाँ, ये ज्यादा स्ट्रांग है। दोनों हमें सही लग रहे हैं, लेकिन जो कह सकते हैं कि बिल्कुल जो ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है वो हमारा सी है। कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इससे क्लियर होते हैं, जितने हम टीचिंग एड्स, मान लो हम वही उदाहरण लेते हैं कि मान लो हमें किसी को कोई स्टेट बताना है, अगर हम बोल के करेंगे तो उतना उनको क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर हम उनको मैप के जरिए बताएंगे कि ये वाला स्टेट इस जगह पे है, तो वो ज्यादा क्लियर होगा, मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है सभी को ये वाला? यस मैम। ठीक है, अगला है हमारा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, कि रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की गति को तेज करता है। ठीक, रीजन देते हैं, एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल, कि योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक मूल्यांकन अत्यधिक विश्वसनीय है। इसका बताओ। जैसे ए तो ठीक है ही, क्योंकि सीखने की गति को तो वो तेज करेगा ही। वेरी गुड रीजन ड्यूरिंग द। आप ऑप्शन बताइए, आपको कौन थर्ड सा वाला, करेक्ट है। सही हो बट थर्ड वाला। सेकंड गलत है। सभी को थर्ड लग रहा है सही। यस मैम। मैम मुझे यस। दूसरा भी ठीक ही लग रहा है। ठीक है, दूसरा भी ठीक ही लग रहा है आपको। ठीक है, तो अभी हमें दूसरा और तीसरे में से देखना है। इसमें बोला था कि जो हमारा, अच्छा पहले बताओ फॉर्मेटिव और समेटिव में क्या अंतर है। वो फॉर्मेटिव कोर्स ड्यूरिंग द के दौरान होता है लास्ट में होगा और मैम। समेटिव लास्ट में। हाँ जी, वेरी फॉर्मेटिव होता है हमारा जो कोर्स के दौरान होता है, जो जैसे हमारे मंथली टेस्ट हो गए ये सारे। समेटिव हमारा हो जाएगा फाइनल एग्जाम जो हमारे थे। ठीक, तो इसमें बोलते हैं कि जो हमारा रचना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सीलरेट पेस ऑफ लर्निंग, की जो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है उससे हमारी सीखने की गति तेज होती है। बिल्कुल सही होती है। अगर हम बीच में इवैल्यूएशन करेंगे तो बच्चों को अपना पता चलेगा, उनको फीडबैक मिलेगा उससे कि हम यहाँ पे सही है, यहाँ पे गलत है, तो उस चीज पे वो काम करते हैं, अपनी कमजोरियों पे। जो उनकी स्ट्रेंथ है वो तो है ये जिसमें उन्होंने अच्छा किया। ठीक है, तो पहला तो हमारा करेक्ट हो गया, मतलब दूसरा गलत है।
फोर्थ तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ए इज फॉल्स बताया गया। ठीक, तो अगला है हमारा एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज हाईली रिलायबल, कि योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक मूल्यांकन अत्यधिक विश्वसनीय है। कि ये कह रहे हैं कि जो हमारा फॉर्मेटिव है वो ज्यादा विश्वसनीय है लेकिन समेटिव नहीं है। ये गलत है क्योंकि फॉर्मेटिव हमारा बीच में होता है, समेटिव हमारा लास्ट में होता है। तो समेटिव ज्यादा विश्वसनीय क्योंकि उससे हमें पूरे उनका पता चलेगा पूरे साल का कि जितना उन्होंने पढ़ा है वो उनका उतना क्लियर है या नहीं है। फॉर्मेटिव से पता नहीं चलेगा। तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, वो तो मैम टेस्ट के मार्क्स बाद में कौन पूछता है, जो आपके लास्ट डिग्री जो एग्जाम के बाद मार्क्स रहते हैं वही ज्यादा कंसिडरेबल होते हैं ना। हाँ जी, इसीलिए ये हमारा फॉल्स हो गया आर। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, अगला है हमारा which of the following learner characteristics is highly related to effectiveness of teaching? Prior experience of the teacher, educational status of the parents of the learner, peer groups of the learner, family size from which the learner comes। ये बहुत आसान है। फर्स्ट वन होगा मैम। First. ठीक है, फर्स्ट सभी को फर्स्ट लग रहा है? यस मैम फर्स्ट। जिससे ठीक है, दूसरा तो वैसे ही क्लिक कर दे देखो देखते हैं और इसको। क्वेश्चन फोर्थ भी पूछा delete हो जाए। हाँ जी, तो क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी विशेषताएं शिक्षण की प्रभावशीलता से अत्यधिक संबंधित है, कि जिस वजह से जो कह सकते हैं हमारे टीचिंग में इफेक्ट आ सकता है वो सबसे कौन सा है, ऐसा पूछा है इसमें। ठीक है, तो लास्ट से शुरू करते हैं। फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर्स कम्स, के परिवार का आकार जहां से शिक्षार्थी आता है। तो इससे तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत कहीं फर्क पड़ सकता है कि जो बहुत ज्यादा लोगों के बीच रहते हैं या जो जिनकी सेपरेट फैमिली है, थोड़ा बहुत पढ़ सकता है, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। तो ये फोर्थ कैंसिल हो जाएगा हमारा। थर्ड है पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर, के शिक्षार्थी के सहकर्मी समूह जैसे हमारे साथ वाले हैं उनकी वजह से। तो इसमें हाईली पूछा गया है, हाईली रिलेटेड टू, थोड़ा बहुत है लेकिन पूरा नहीं है, तो ये वैसे ही हो गया। सेकंड वाला भी है थोड़ा बहुत, के शिक्षार्थी के माता पिता की शैक्षिक स्थिति, कि मान लो इस तरह से इसको समझो कि अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से प्रभावित होगा, कि बच्चों को कुछ आएगा ही नहीं, स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं ना टीचर्स उनको। तो सेकंड भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट बचता है शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला सभी को? जी मैम। हाँ जी, अगला है if students do not understand what is taught in the classroom, the teacher should feel terribly bored, that she needs to explain it in a different way, that he is wasting time, pity for the students। बी। B. कौन सा बी? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, बी के अलावा कोई किसी को सही लग रहा है? चलो, इसमें बोला गया है कि यदि कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वह छात्रों को समझ नहीं आता है तो शिक्षक को कैसा महसूस करना चाहिए। कि मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा तो मुझे कैसा महसूस करना चाहिए? पहला तो कि बुरी तरह से उब जाऊं मैं, तो नहीं, ऐसा भी नहीं होता। उबना क्यों है, क्या पता मुझ में ही कोई कमी हो, तो ये तो हमारा वैसे हो जाएगा। फोर्थ वाला है छात्रों के लिए दुख की बात है, नहीं ऐसा भी नहीं होता है। फिर सी भी नहीं होगा कि वह समय बर्बाद करे, कि ये भी नेगेटिव पॉइंट्स आ गए हमारे तीनों ही। बचता एक है कि उसे इसे अलग तरीके से समझाने की जरूरत है, कि क्या पता अगर बच्चों को नहीं समझ आ रहा तो हमारे पढ़ाने में कोई ऐसा होगा कि उस वाले मेथड से उनको नहीं समझ आ रहा तो हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। ठीक, अगला है द स्टूडेंट्स may develop beliefs positive or negative about their own ability to cope effectively in a variety of situations. This can be termed as self-efficacy, self-regulation, ego, confidence। डी है क्या मैम? ठीक है, डी। बाकी लोग बताइए। D. मैम ईगो तो वैसे ही नहीं होगा और सेल्फ सभी रेगुलेशन। सभी को डी लग रहा है। आत्मविश्वास। मैम ए भी हो सकता है क्या? चलो, ए और डी लग रहा है, अभी देखते हैं।
कि छात्र विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से सामना करने की अपना क्षमता के बारे में विश्वास विकसित करते हैं। तो इसलिए मतलब इसे ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है कि जो भी हमारे कह सकते हैं कि छात्र है, वो अगर कोई भी परिस्थितियां आती है अलग अलग प्रकार के बच्चों के सामने, तो उसके बारे में मतलब विश्वास है उनके पास, सकारात्मक या नकारात्मक। तो ये क्या आएगा हमारा, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रेगुलेशन, ईगो तो वैसे ही नहीं आएगा, अहंकार तो नहीं है ये, या फिर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर दिया गया था वो था हमारा आत्म प्रभावकारिता, ए होगा इसका करेक्ट आंसर। आत्मविश्वास हो सकता है कि खुद पे विश्वास है, लेकिन वो होता है कि बिल्कुल ही उनको ऐसा है कि कह सकते हैं कि पक्का ही हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें बताया गया है कि हमारी जो एक क्षमता होगी हमारी विचारों को विकसित करने की, नहीं नहीं, विचारों को विकसित करने की नहीं, विश्वास विकसित करने की, उसके बारे में बोला गया है। तो इसमें हमारा सेल्फ एफिकेसी आएगा। ठीक है, दोनों सेम ही मैम मतलब वो है। मैम जैसे कॉन्फिडेंस है ना, तो वो पॉजिटिव वे में ही लिया जाएगा ना, और सेल्फ एफिकेसी वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हो सकती हैं। उसकी पर्सनल सोच थिंकिंग डिपेंड करेगी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे क्योंकि बोला गया है हमारे पास कि जो हमारे बिलीफ्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसका यही वाला होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, सभी को क्लियर? यस मैम। हाँ जी, ठीक है, चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन है, बाकी कल करेंगे हम लोग। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। थैंक यू। कल हमारी ये लास्ट क्लास रहेगी, तो कल हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी मैं लेके आ जाऊंगी आप लोगों के लिए। और फिर परसों हमारा गूगल फॉर्म पे टेस्ट होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के आना, मेरी नाक मत कटवा देना। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, तो कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी ऐसा हो सकता है मतलब कि एक दो क्वेश्चन आपको सेम मिल जाए जितने भी हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो इसकी पीडीएफ में आपको कल शेयर कर दूंगी। तो एक बार ये वाले क्वेश्चन भी पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि क्या पता है 2-4 क्वेश्चन में से रिपीट कर दूं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस अलग ही होंगे, 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आधे घंटे का टाइम होगा, टाइम यही रहेगा 3 से 3:30। तो पढ़ के आना परसों के लिए, और कल के लिए भी पढ़ के आना, थोड़े बहुत हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. ओके मैम। हाँ जी, तो श्याम जी आप क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। श्याम विवेक जी, आपको आवाज आ रही है? पूजा जी आप करवा दीजिए क्लोजिंग प्रेयर। Okay, ma'am. सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। प्रणाम मैम। थैंक यू पूजा जी। बाकी कोई डाउट तो नहीं है किसी का एग्जाम से रिलेटेड, तो वो पूछ लीजिए अभी आप लोग।